तो बात करते हैं आज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो कि एक सिंगल एटम की मदद से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो इसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, इसको जेड इफेक्टिव। तो आइए देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम +2 और बेरिलियम +3 एटसेट्रा। इनमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन एक से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्स न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है, फील करता है, इट फील्स द न्यूक्लियर चार्ज। और एक होता है हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक होता है हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होता है, ऐसा स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एक हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एक हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस का जो चार्ज पहुंच रहा है पूरा नहीं पहुंच रहा है, ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन दे रहे हैं। इसको हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग, शील्डिंग और स्क्रीनिंग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। अब हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। इस इफेक्ट से आता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन या फिर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन ऑन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है फिर जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं, इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग। Impulsion created by inner electron on testing electron is known as a shielding effect or screening effect. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज experienced by differentiating electron। जिसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो इस डायग्राम पे अगर हम देखें तो अभी लेट से यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल पे 13 प्रोटॉन का चार्ज नहीं लग रहा है क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको शील्ड करना है, मतलब रोक रहे हैं। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना रोक रहे हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इसका चार्ज नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब 13 प्रोटॉन का चार्ज नहीं लग पा रहा। अब कुछ और कम चार्ज लग रहा है। ठीक है, 13 प्रोटॉन का चार्ज नहीं लग पा रहा है, इसका और कम चार्ज लग रहा है। अब और कम चार्ज लग रहा है तो अब जो इफेक्टिव चार्ज लग रहा है, सपोज 13 की जगह लेट से 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लग रहा है, 11.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा है, कैलकुलेशन वाइज बताएं हम, तो 13 से तो कम प्रोटॉन का चार्ज लग रहा होगा क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है इसके फील्ड को रोक रहे हैं, यहां से शील्ड कर रहे हैं इसके फील्ड को।
ठीक है, तो लेट से 13 इलेक्ट्रॉन का लगना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है 11.2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितने न्यूक्लियर इफेक्टिवली इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फुल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। जो होता है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब असली का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, वह जेड है एटॉमिक नंबर और सिग्मा है स्लेटर्स कांस्टेंट। सिग्मा को हम कहते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट। तो यहां पे हम बात करें सिग्मा क्या है, शील्डिंग क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर सिग्मा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच यूटिलाइज्ड इन overcoming the repulsion created by other electrons। और सिग्मा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रिपल्शन को क्रिएट करने से ओवरकम आए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच यूटिलाइज इन द ओवरकमिंग द रिपल्शन। तो सिग्मा क्या है, एक्चुअली स्लेटर कांस्टेंट की मैं कितने प्रोटॉन और एक्स्ट्रा चाहिए हमारे को, सो दैट कि उसका रिपल्शन क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अभी शील्डिंग होती क्यों है, जैसे अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की, फिर बात करें पी ऑर्बिटल की, फिर बात करें डी ऑर्बिटल की, फिर बात करें एफ ऑर्बिटल की। तो अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की, तो स्फेरिकल शेप का होता है, इसकी शील्डिंग पावर क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, शील्डिंग पावर क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि लेस डिफ्यूज्ड नेचर का होता है। शील्डिंग पावर होती है मैक्सिमम और ये होता है लेस डिफ्यूज्ड नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास पी ऑर्बिटल, इस तरह का होता है, इसके मोर डिफ्यूज्ड होता है। फिर होता है शील्डिंग पावर इसकी होती है लेस, पी और डी ऑर्बिटल की, जो और ज्यादा डिफ्यूज्ड हो गया, मोर डिफ्यूज्ड। और इसकी शील्डिंग पावर क्या होती है, लीस्ट होती है एफ ऑर्बिटल की, जो कि सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, मोस्ट डिफ्यूज्ड नेचर। तो इसकी शील्डिंग पावर क्या होती है, लीस्ट होती है, ये मोस्ट डिफ्यूजिंग नेचर का होता है। अब एक टर्म आती है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये नहीं होता कि कितनी आसानी से पेनिट्रेट हो रहा है, इसका मतलब होता है कितनी आसानी, कितना ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से। तो होता है सबसे ज्यादा एस पी डी देन एफ। एस पी डी एफ में एस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। अब ये जो सिग्मा है, इसकी कैलकुलेशन कैसे देखते हैं हम, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d। हम n+l की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नॉट n+l की वैल्यू इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिस्टेंस वाइज 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। ऐसा नहीं, हम 3d से पहले 4s लिख रहे हैं, हम जनरल वे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब क्या होता है, पहला रूल है, अब क्या है, हमारे को क्या लिखना है, एक रूल ध्यान रखना है।
all electron in principal shell higher than the electron in given cushion contributing 0 to sigma. इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारा ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन ही है और कोई इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, तो क्या इसका कोई सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा? क्या ये इसको हिंडर्ड कर रहा है न्यूक्लियस चार्ज को? नहीं। अगर हमारा ये वाला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इसका आउटर जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको शील्डिंग सिग्मा में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन तो हिंडर नहीं कर रहे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो सेकंड है अब इसका रूल फॉर NS NP इलेक्ट्रॉन। पहला है ऑल इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल 0.35, ऑल इलेक्ट्रॉन इन n माइनस फर्स्ट शेल जो कि 0.85। थर्ड है ऑल इलेक्ट्रॉन इन n माइनस 2 n माइनस 3 शेल, कितना हो जाएगा? 1। अब सिग्मा की वैल्यू है, सेम शेल में होगा 0.35 होगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का n माइनस 1 शेल में होगा 0.85 होगा, n माइनस 2 n माइनस 3 फर्दर शेल में होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। इसमें एक्सेप्शन है, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन सिग्मा इज 0.3। सेम शेल में बस हीलियम के केस में सिग्मा क्या होता है? 0.3 होता है। ठीक है, थर्ड है फॉर n d इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में हो। पहला है ऑल इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल nth, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35, ऑल इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, ऑल इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, इनर शेल का मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 शेल, कितना हो जाएगा? 1। अब जैसे हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव, तो पहले हम बात करें लिथियम। लिथियम का Z इफेक्टिव निकालते हैं। लिथियम में 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो हमारे को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 2s का आखिरी इलेक्ट्रॉन है, तो हम जो सिग्मा निकालेंगे वो निकालेंगे 2 इंटू 0.85, सॉरी 1s2 2s1 होगा, 2 इंटू 0.85 तो हो जाएगा 1.7 हो जाएगा सिग्मा। बेरिलियम की बात करें 1s2 2s2, अब ये कैसे कर रहे हैं हम बेरिलियम का सिग्मा निकालना, मतलब बेरिलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने भरा है s ऑर्बिटल के एंड में, तो अब रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो बेरिलियम है इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, अब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमने भरा है उस पर सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 2 3 इन 3 की वजह से उसमें सिग्मा कैलकुलेट होगा। तो अब हमने जो रूल देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हो तो अगर सेम शेल में हो तो 0.35 होता है, n माइनस 1 में 0.85 और n माइनस 2 n माइनस 3 में हो तो 1 होता है। तो अगर हम देखें n माइनस 2 2s2 सिग्मा हो जाएगा 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, यह हो जाएगा 2.05। थर्ड की बात करें बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो सिग्मा हो जाएगा 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, तो अभी हो जाएगा 2.4। ठीक है, 2 इंटू 0.35 कैसे लिया हमने? 2s में जो इलेक्ट्रॉन थे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35 और n माइनस 1 का 0.85 और अंदर होता तो क्या हो जाता? 0.1। फोर्थ की बात करें हम कार्बन की 1s2 2s2 2p2, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 2.75। फिफ्थ की बात करें नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, सिग्मा हो जाएगा 3.1। तो अगर हम पीरियड 2 की बात करें लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसका Z 3 4 5 6 7 8 9, इसका होगा सिग्मा 1.7 2.05 2.4 2.75 3.1
3.45, 3.8, और इसका हम लिखेंगे जेड इफेक्टिव 1.3, 1.95, 2.6, 3.25, 3.9, 4.55 और 5.2। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजिंग। तो अलोंग अ पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब मैं बात करूं ग्रुप 1 की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जैसे हम सोडियम का कैलकुलेट करें, सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो सिग्मा कितना होगा 8 इंटू 0.85, ये n-1 है, इसमें 0.85, 2 इंटू 1, ये n-2 है तो 2 इंटू 1, तो कितना होगा 8.8। पोटेशियम का कैलकुलेट करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, तो सिग्मा हो जाएगा 8 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1, ये हो जाएगा 16.8। ठीक है, तो अब ठीक है, आइए इसका जेड इफेक्टिव देखते हैं। तो हमने देख लिया अब ग्रुप 1 जेड कितना है 3, 11, 19, 37, 55 और सिग्मा कितना है 1.7, 8.8, 16.8। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया है। तो अब हम इसका जेड इफेक्टिव देखते हैं। जेड इफेक्टिव होता है 1.3, देन 2.2, देन 2.2, फिर इसके बाद भी 2.2 और 2.2। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम। तो ये कंक्लूजन है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, अब सेम ही रहता है। अब जैसे क्वेश्चन है स्कैनेडियम का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, तो स्कैनेडियम के 3d इलेक्ट्रॉन n4s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव। तो जैसे 3d इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। 3d में लिखेंगे हम जेड इफेक्टिव 21 माइनस 8 इंटू 0.35 प्लस 10 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 8.2। 4s में जेड इफेक्टिव कितना लिखेंगे 21 माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस 9 इंटू 0.85 इन प्लस 10 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा जेड इफेक्टिव 3। तो 3d के लिए अलग जेड इफेक्टिव है और 4s के लिए अलग जेड इफेक्टिव। तो इस तरीके से हम जेड इफेक्टिव डिफाइन करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द टारगेटिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने न्यूक्लियस इफेक्टिवली उसको पुल कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा, क्योंकि मतलब कितने न्यूक्लियस का चार्ज पुल कर रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो उसको शील्ड कर रहे हैं, उसके पावर को रोक रहे हैं, उसके फील्ड को रोक रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में पहुंचने के लिए। तो उसको हम कहते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन के हिसाब से वो रोक रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा।